वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमको सॉल्व करनी थी। और जो इक्वेशन गिवन है वो 3x टू द पावर लॉग बेस लॉग 3 है और 4y टू द पावर लॉग 4, एंड दूसरी इक्वेशन x और y में गिवन थी 4 टू द पावर लॉग x इक्वल टू 3 टू द पावर लॉग y। अब यहाँ पर हम पहले दोनों में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही यहाँ पर आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों में हमने लॉग ले लिया। इस वाले में भी लॉग लेके चलेंगे और इसमें भी लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ 3x टू द पावर लॉग 3 इक्वल टू 4y टू द पावर लॉग ऑफ 4y टू द पावर लॉग 4। तो यहाँ पर log 3 हमारा आगे आ जाएगा, log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी लगा दिया तो log 3, और यहाँ पर log m इंटू n की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देते हैं यहीं पर, तो log 3 प्लस log x। एक ही लाइन में दो प्रॉपर्टी लगाई, पहले log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी लगाई तो n आगे आया, और फिर log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगाई तो log m प्लस log n हो गया। यहाँ पर भी एज इट इज़ log 4 और log 4 प्लस log y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और y में इक्वेशंस बन रही हैं, और यहाँ पर भी अगर हम log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 टू द पावर log x log 3 टू द पावर log y। तो ये हो जाएगा हमारे पास log x इंटू log 4 और log y इंटू में log 3। तो अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे मैं अगर log y की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, या x की वैल्यू किसी की भी है, या हम इनको log x log y ना लिखना चाहे तो इनको एक छोटा नाम दे देते हैं। इनको हम जैसे x y यहाँ यूज़ हुआ तो a भी लेट कर लेते हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया a और इसका नाम रख दिया b। तो ये बन गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, a log 4 इक्वल टू b log 3। अब इसमें से a b की जिसकी ज़रूरत होगी वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं, log 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 3 इंटू इस log x को हमने क्या लेट किया है a, और log y को क्या लेट किया है b। ये हम पहले यहाँ पर लेट कर चुके हैं, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये हो गया log 3 और इंटू में साथ में क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 4 का स्क्वायर और प्लस b log 4। तो अब यहाँ पर हमें साफ सुथरा दिख रहा है एकदम कि log 3 का स्क्वायर माइनस log 4 का स्क्वायर ये बन जाएगा, और यहाँ पर b log 4 माइनस a log 3 बन जाएगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो log 3 माइनस log 4 और log 3 प्लस log 4 बन जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया log 3 का स्क्वायर। अच्छा चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बनने वाला, यहाँ पर तो फैक्टर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है, ये a और b में दोनों में रिलेशन है, तो किसी एक में वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ चलो रख दिया log 3 माइनस log 4 और log 3 प्लस log 4, और यहाँ पर हमने b की वैल्यू, जो b है उसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, a log 4 डिवाइडेड बाई log 3। तो ये हमने b की जगह पे रख दिया a log 4 डिवाइडेड बाई log 3, ये b की वैल्यू होगी, और साथ में log 4 भी है यहाँ पर माइनस a log 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर log 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया a, और ये बन गया log 4 का स्क्वायर माइनस, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो log 3 का स्क्वायर होगा। अच्छा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही कट हो जाएगी सीधे सीधे, यहाँ पे फैक्टराइज करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू सीधे सीधे ये बनने वाली है, log 4 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस ऑफ
log 4 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 का स्क्वायर, ये कट हो गया। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस log 3। अब ए हमने क्या लेट किया था, ए किसको लेट किया था, ए था log x, तो log x इक्वल टू क्या आ गया, -1 इंटू log 3, -1 को पावर में भेजा तो log 3 टू द पावर -1 यानी कि log 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे हमारी आ गई 1/3। ठीक है, अब a की वैल्यू -log 3 यहाँ पुट कर देते हैं, ये जो a की वैल्यू आई है इसको -log 3 यहाँ पुट कर दो, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -log 3 इंटू log 4 डिवाइडेड बाई log 3, log 3 कट हो गया, तो b की वैल्यू -log 4 यानी log 4 टू द पावर -1 यानी 1/4 आ गया। और ये b की वैल्यू b हमने क्या लेट किया था, log y। तो एक मिनट, यहाँ पर अभी इसको हम b इक्वल टू log y पुट करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। तो b की जगह पे हमने log y रख दिया और ये हो गया log 4 टू द पावर -1। तो यहाँ से y की वैल्यू 1/4 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 1/4। ठीक है, और ये x और y कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर भी नहीं पाएंगे, ऊपर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, वो दोनों पॉजिटिव है, log x के साथ है। हो गया हमारा ये। इसमें किसी को कहीं पर अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बताइए। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की अपने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, ये भी डाउट है क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन आप सभी को देखना है, y की पूरी वैल्यू क्या आ रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, सही है एकदम। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, इफ y इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log x बेस a और z इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log y बेस a, ये गिवन है और हमको प्रूफ करना था, देन प्रूफ दैट x इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log z बेस a। कैसे करेंगे देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ी थी ना, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, यही तो बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ए टू द पावर एक्स है तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिख देते हैं लॉग बी बेस ए। तो ये a है और ये a टू द पावर x है पूरा और ये है b। तो जब यहाँ से पावर इक्वल में आती तो पावर आएगी तो आ जाएगा 1/1 माइनस लॉग एक्स बेस है और ये बन जाएगा लॉग y बेस a, लॉग y और अपॉन में a जाएगा तो बेस a, तो ये बन गया 1 माइनस, तो ये वैल्यू बन गई लॉग y बेस a की वैल्यू। अब log y बेस a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यहाँ से अगर हम इसमें भी ऐसे ही कर दें तो 1/1 माइनस लॉग y बेस a, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, log z बेस a। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें जो है वो प्रूव करके दिखाना था कि x की वैल्यू इसके टर्म में, तो x की वैल्यू इसके टर्म में कैसे आएगी, ये सोचना अब हमारा काम है।
तो यहाँ से एक काम करते हैं, log y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये log y की वैल्यू आई है ना, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/1 माइनस लॉग y बेस a की वैल्यू है 1/1 माइनस log x बेस a और इक्वल टू log z बेस a। एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर आ गया 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए और अपॉन में 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए और -1 और ये वैल्यू आ गई लॉग जेड बेस ए की। तो यहाँ से 1 से 1 भी कट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये 1 माइनस, बल्कि ये बन जाएगा log x बेस a -1 अपॉन log x बेस a और इक्वल टू log z बेस a। अब हमने क्या सीखा, हमें तो चाहिए था x इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालते हैं। पहले log x बेस a आ जाए तो x इक्वल टू a टू द पावर में आंसर आ जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो log x बेस a -1 इक्वल टू log z बेस a इंटू में log x बेस a। log x बेस a को वन साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा log x बेस a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस log z बेस a इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से log x बेस a की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस log z बेस a। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू, ये log फॉर्म को अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो a टू द पावर 1 माइनस log z बेस a। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमें चाहिए शायद, x इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log z बेस a। तो ये हो गया सॉल्व, इतने में, ज़्यादा लंबा कहाँ खींचेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर पहले माइनस से माइनस को कट किया, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद log z बेस a की वैल्यू आ गई log x बेस a -1 अपॉन log x बेस a। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, तो log x बेस a जो ये न्यूमरेटर था वो यहाँ पर आ गया और डिनोमिनेटर में log z बेस a और इंटू log x बेस a दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। log x बेस a को मैंने इधर भेज दिया, LHS में दोनों को एक साथ कर दिया, तो और 1 को जो है RHS में भेज दिया, तो 1 इधर आ गया हमारा। और log x बेस a, इन दोनों में log x बेस a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस log z बेस a। तो हमने log x बेस a की वैल्यू निकाल दिया। log x बेस a क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, ये अपॉन में चली जाएगी वैल्यू, तो 1/1 माइनस log z बेस a। अब ये जो है वो लॉग फॉर्म है, लॉग फॉर्म को अब हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फिर यहाँ पर याद दिला देते हैं कि अगर a टू द पावर x इक्वल टू b है तो x इक्वल टू लॉग b बेस a हो जाता है, इससे ये आ जाता है और इससे ये बन जाता है। तो अब की बार जो है हमने यहाँ पर ये वाला लगाया कि लॉग b बेस a लिखा हुआ है और इक्वल टू ये x है। तो जब लॉग यहाँ से हटता है, ऐसे याद रखते हैं कि लॉग जब यहाँ से हटा तो a टू द पावर, इसकी पावर में x चला जाता है, a की पावर में x, तो यहाँ से जब log हटा तो x इक्वल टू a टू द पावर में, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो इक्वल में थी तो ये पावर में चली गई। अभी भी कोई कुछ किसी को? चलिए, तो ये भी हो गया अब हमारा। और कौन सा था एक, 2x की पावर log 2 बेस b, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर x था, सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन था हमारा 2x टू होल पावर log 2 बेस b, 3x टू द पावर log 3 बेस b।
यहाँ पर हमने लॉग ले लिया बोथ साइड। जैसे यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं, इसका लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। तो जैसे ही हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log 2 बेस b और इंटू log 2x हो गया। डायरेक्ट हम यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m इंटू n वाली, तो log 2 प्लस log x हो गया। यहाँ पर भी log 3 बेस b आ गया और यहाँ पर आ गया log 3 प्लस log x। अब देखो log, ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा log 2 अपॉन log b और साथ में आ गया log 2 प्लस log x और यहाँ पर log 3 अपॉन log b log 3 प्लस log x। यस, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे और देखो b लेने की ज़रूरत इसलिए हमको नहीं पड़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे इसका काम तमाम हो रहा है और x की वैल्यू हमें चाहिए, b की वैल्यू तो उसने पूछी भी नहीं थी। तो हम ले सकते हैं टेकिंग log बेस b बोथ साइड, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको यहाँ पे देखो, क्योंकि log m बेस n, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log m बेस n, तो ये हो जाता है log m डिवाइडेड बाई log n। तो log b बेस, जो log b था वो दोनों तरफ से कट हो गया, तो ये बन गया बिल्कुल सीधा पिछला वाला क्वेश्चन, log 2 स्क्वायर प्लस log 2 इंटू log x और यहाँ पर बन गया log 3 स्क्वायर और प्लस log 3 इंटू log x। log x को वन साइड करो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, log 2 स्क्वायर माइनस log 3 स्क्वायर और यहाँ पर log x कॉमन ले लेते हैं तो log माइनस log x कॉमन ले लेते हैं तो log 2 माइनस log 3, वैसे log 3 माइनस log 2 आता, हमें दिख रहा साफ साफ कि यहाँ पर log 2 माइनस log 3 फैक्टर बनेगा, तो हमने यहाँ पर log 2 प्लस log 3 और log 2 माइनस log 3 में फैक्टराइज कर दिया और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ log x और log 2 माइनस log 3। log 2 माइनस log 3 कट हो गया, ये बन गया log 6 और यहाँ माइनस log x है, माइनस को पावर में भेज देते हैं तो ये बन जाएगा log x टू द पावर माइनस 1, तो ये बन गया log 1 बाई एक्स और log 6 इक्वल टू log 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1 बाई 6। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हो गए सारे डाउट क्लियर या अभी भी कोई है इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा? उसमें तो अभी दिमाग लगाओ, उसमें बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक इक्वेशंस, तो अभी हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में आएगी इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के बारे में अभी सबको शायद आइडिया नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज़ में क्या क्या रूल है, तो थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं इनइक्वालिटीज़ का और इंटरवल्स का, क्योंकि इंटरवल और इनइक्वालिटी पता होंगी तो फिर हम क्वेश्चंस उसके कर पाएंगे इन इक्वेशन के। लॉगरिथमिक इन इक्वेशन के क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब इनइक्वालिटीज़ और इंटरवल्स का आइडिया होगा। तो हम जल्दी से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इंटरवल्स की, और ये आपके उसमें भी सेट्स चैप्टर में भी मिलेगा, इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़ दोनों ही। इंटरवल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इनइक्वालिटी भी लेस देन ग्रेटर देन की ईजी मिल जाती है, ठीक है। तो इंटरवल जो हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, अगर पहले की बात करें तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। थोड़ा जल्दी से हम इसके बारे में सिर्फ रिव्यू ले लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल जो होता है उसका साइन जो होगा वो इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट का होगा, और इसका मीनिंग ही यही होगा कि अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो इसका मतलब है
कि x की वैल्यू, जैसे हमने मान लिया है कि a और b में b बड़ा है, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a को भी कंसीडर करना है, b को भी कंसीडर करना है, और a और b के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी ही कंसीडर होने वाली है। ठीक है ना। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझ में आ गया कि a और b, जैसे मान लिया 2,3 दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में 2 2 3, तो इसका मतलब है हमें 2 भी लेना है, x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, और 2 से 3 के मिड में सारी वैल्यूज़ जो है वो x की पॉसिबल है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 2 और 3 के मिड की सारी वैल्यूज़ हो सकती है। 2 और 3 के मिड में कितनी वैल्यूज़ लाई कर सकती हैं? तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ लाई कर सकती है। हमने इंटीजर को ना पूछा, हम तो रियल नंबर या रैशनल इरेशनल सब, तो इनफाइनाइट नंबर 2 और 3 के बीच में लाई कर सकते हैं। ठीक है। पर हमें ए और बी की पोजीशन हम बिल्कुल इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने बी को बड़ा माना है, ए को छोटा माना हुआ है, तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। जो बड़ा नंबर है वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी के पास में रहेगा। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3 में है, तो पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, और 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं सब पॉसिबल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो जब भी हमारा ब्रैकेट जो है वो इसका बनेगा लेस देन का या ग्रेटर देन का, तो इक्वलिटी साथ में होगी, तो इक्वालिटी साथ में अगर है तो ब्रैकेट हमारा यही बनने वाला है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में a कॉमा b हो जाएगा, यानी x की वैल्यू a और b के सिर्फ मिड में रहने वाली है, ना तो a हो सकती है और ना ही b हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, a पे भी हॉलो सर्कल और b पे भी हॉलो सर्कल होगा, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू a और b के मिड में हो सकती है, ना तो a होगा और ना ही b होगा। तो एग्जाम्पल लेके भी समझ में आ रहा होगा कि 2 और 3 में हॉलो सर्कल हो जाएगा। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 या 3 और 4 जिसकी भी बात कर लो, तो 2 और 3 के मिड के जो है वो सारे नंबर जो है हमारे पास रहने वाले हैं, ना तो 2 ले सकते हैं और ना ही 3 ले सकते हैं, बाकी सारे नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दो इंटरवल और आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों लगभग सेम ही है। सेमी ओपन बोल सकते हैं या सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। जी, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये x है, ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, और लेस देन b है। या तो ऐसे हो सकता है, तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो a को डार्क कर दो क्योंकि a हो सकता है, और b नहीं हो सकता तो b को ओपन कर सकते हैं, लेकिन बीच के सारे नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन इसका ये भी हो सकता है कि हो सकता है किसी ने ऐसे कर दिया हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, क्लोज्ड इंटरवल में होगा लेकिन ओपन इंटरवल में भी होगा। और दूसरा क्या हो सकता है इस टाइप का, हो सकता है ए में इनइक्वालिटी ना हो, इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी हो और बी में इक्वालिटी हो, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी में क्लोज्ड हो जाएगा और ए में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ए में ओपन कर देते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए में ओपन और बी में क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इजी इजी सी चीज़ें थी, ये हमें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये ब्रैकेट जो है ना, सिंपल ब्रैकेट जो ओपन इंटरवल का होता है, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। करली ब्रैकेट की बात तो नहीं कर, हाँ वही वही, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जिन लोगों ने सेट कर लिया वो तो ज़रूर बता सकते हैं ना, सेट्स से ही तो रिलेटेड है ये। कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू,
और करली ब्रैकेट में a कॉमा b लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो a है और या x की वैल्यू b है। सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, इनके बीच का कुछ नहीं। तो ये करली ब्रैकेट जो होता है ये सेट्स को डिनोट करता है। अभी जब हम सेट्स करेंगे ना तो सेट्स में पढ़ेंगे इसको। ये करली ब्रैकेट के अंदर अगर आपने लिख दिया इसका मतलब सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। इसमें तो 10 वैल्यूज भी हो सकती है, वहाँ ABCDEFGH कुछ भी लगा दो, तो वही केवल वैल्यूज है, उनके मिड का नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में चलते हैं फिर अब हम। जी हाँ, मतलब x के दो सोल्यूशन आए हैं, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, सीधी बात। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी भी आपने देखा ही होगा, उसमें 10th में भी देखा होगा। कुछ इनइक्वालिटी के रूल है वो देख लेते हैं। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर a लेस देन और इक्वल टू b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसको हम बोलते हैं a लेस देन b हो या फिर और करके a इक्वल टू b हो, दोनों में और लगा देते हैं बीच में। तो ये सब तो बहुत इजी सी बातें हैं, इनके बारे में बात नहीं करते। कुछ ज़रा और थोड़ी सी वो है, जैसे यहाँ पर लिखा है 0 से लेकर a की वैल्यू b के मिड में। तो अगर मैं यहाँ पर r कोई पावर में लगा दूँ, इनका कोई r हमने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो a और b में क्या होगा, क्या ऐसे होगा a टू द पावर r इज़ लेस देन b टू द पावर r, अगर r पॉजिटिव है। और अगर r नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा क्या कि नहीं। a और जी हाँ, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा तुरंत, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी आर की वैल्यू ले लें, निगेटिव वैल्यू ले लें, -1 -2 पावर करके देखें। पहले ए को और बी में कोई एक दो नंबर ले लें जिसमें बी बड़ा हो ए से, और देख लें उसकी पावर करके निगेटिव, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक और है फेवरेट जेई का, वो ये है कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स, जैसे एक कोई एक्स ले लिया और उसका रिवर्स, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है अगर एक्स पॉजिटिव है तो। और इनमें इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी का मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो मतलब एक फंक्शन और उसका रिवर्स, अगर वो फंक्शन में जो x है वो पॉजिटिव है तो एक वैल्यू और उसके रिवर्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, इसका रीज़न ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए कि आपने वैसे अभी एम और जीएम के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। एम जीएम का आइडिया है किसी को। एम तो सुना होगा, एरिथमेटिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन होता है ना एम। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन, तो जैसे एरिथमेटिक मीन होता है ना, तो एरिथमेटिक मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। वैसे ज्योमेट्रिक मीन, एरिथमेटिक मीन एपी से आता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, जीपी से आता है। जीपी जैसे एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। तो जब कॉमन रेशियो इक्वल होता है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जीपी में है। कॉमन रेशियो का मतलब जैसे सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, और सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करते हो तो कॉमन रेशियो आ जाता है। तो जब कॉमन रेशियो इक्वल होता है तो उसको हम जीपी की सीरीज बोलते हैं। अभी हमें आगे पढ़ने को मिलेगी सीक्वेंस एंड सीरीज में, एपी जीपी और एचपी तीनों ही मिलने वाली है। हाँ जी, एक फंक्शन और उसका रिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, और लेस देन और इक्वल टू -2 होता है जब x की वैल्यू निगेटिव हो।
और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x की वैल्यू यहाँ पर फिर क्या ले लोगे, -1 ले लोगे। तो इससे एक बात और हमको समझ में आ गई कि एक फंक्शन और उसके रिवर्स की वैल्यू कभी भी -2 से +2 के मिड में कभी होती ही नहीं है। वैसे तो आप कोई इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई नंबर ले लो। वैसे अभी मैं इसका प्रूफ भी बताने वाला हूँ, अभी मैं प्रूफ बता दूंगा कैसे आया ये, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और उसको एक तरीके से नहीं, मैं अभी दो तरीके से उसको बताऊंगा। लेकिन पहले हमको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स, एक कोई नंबर हो और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए आप, 1 ले लिया आपने, 1.1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इंटीजर ले लो, रियल नंबर ले लो, 2 ले लिया, तो एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। जैसे मान लिया हम इसकी बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 2 + 1/2 आएगा कि नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 में कुछ ऐड कर रहे हो, 1 ले लो, 1 ले लोगे तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन 1.1 ले लो तो 1.1 + 1/1.1, जरा देखो सॉल्व करके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा हमेशा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि अगर x पॉजिटिव है तो एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, और अगर x निगेटिव है तो एक फंक्शन और उसका रिवर्स लेस देन और इक्वल टू -2 होता है। मतलब हम सीधी बात ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ एनी रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल डज नॉट लाई बिटवीन किसके किसके बीच में लाई नहीं करेगा, -2 से +2 के मिड में कभी भी लाई ही नहीं करेगा। 2 और -2 तो हो सकता है, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है, लेकिन -2 से 2 के मिड में कभी लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू रख के वेरीफाई कर लिया। अब जरा हम थोड़ा क्वाड्रेटिक का यूज़ करके इसको प्रूव करके तुम्हें दिखाता हूँ मैं, पहले फर्स्ट मेथड से फिर सेकेंड मेथड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसलिए इसके कई सारे मेथड जानने हमारे ज़रूरी है। तो जैसे अभी हम फर्स्ट मेथड ले लेते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, एक फंक्शन और उसका रिवर्स x + 1/x की बात हो रही है, तो हमने लेट कर लिया, लेट x + 1/x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू x + 1/x लेट कर लिया हमने। ठीक है, लेट करने के बाद हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। जैसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू x² + 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और फिर एक क्वाड्रेटिक बना दिया, x² - xy + 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में ऊपर ही दिया गया था कि x जो है वो क्या है, कोई रियल नंबर है, ये लिखा हुआ भी है, देखो एनी रियल नंबर ये कह रहा है। x अगर कोई रियल नंबर है, x अगर कोई रियल नंबर है, तो अगर उससे ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कौन बताएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर x कोई रियल नंबर है, कोई क्वाड्रेटिक ax² + bx + c इक्वल टू 0 हमें गिवन है, और कह दिया जाए कि x जो है वो एक रियल नंबर है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पढ़ा है ना। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सबको पता है कि ग्रेटर देन कब होगा, ग्रेटर देन होगा जब, ग्रेटर देन होगा जब x जो है और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और इक्वल टू होगा जब x के इक्वल रूट हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू भी 1 और दूसरे वाले जो x आई वो भी 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई जगह यूज होने वाला ये भी। तो हम इसका d निकाल देते हैं, तो इसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -y और c की वैल्यू आ गई 1। तो जरा इसका d निकाल देते हैं, तो d इक्वल टू b² - 4ac, तो b स्क्वायर करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी y² - 4 × a × c, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये हो गया y + 2 और y - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख के आइडिया नहीं लग जाएगा हमको कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
कब ये दोनों का प्रोडक्ट, अभी मैंने वो रूल सभी को नहीं बताया, अभी मैं थोड़ी देर में ये रूल के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों को बता चुका हूँ पहले, अभी कुछ लोगों को बताना बाकी है। ये अगर हम देखें यहाँ पर तो y की वैल्यू यह क्या होगी, या तो y की वैल्यू 2 से बड़ी हो तब ये पॉजिटिव होगा, और या y की वैल्यू -2 से कम हो। देख लो वैल्यू इन दोनों से, क्या यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे। y की वैल्यू 2 से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तब भी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तब, और y की वैल्यू -2 से छोटी यानी -3 -4 कुछ रखोगे तो भी दोनों नेगेटिव का नंबर भी पॉजिटिव होगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अब बात समझ में आ गई ना कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, या फिर लेस देन और इक्वल टू -2 होता है। एक फंक्शन और एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल कभी भी -2 से +2 के मिड में लाई नहीं करेगा। ये कह रहा है या तो y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या तो -2 से छोटी होगी। तो -2 और 2 के मिड में क्या यहाँ पर कोई वैल्यू लाई करने वाली है क्या, तो नहीं लाई करेगी। ये अगर हमने y के लिए लिया हुआ है तो इधर लाई करेगा और इधर लाई करने वाला है, ठीक है। इनके बीच में लाई नहीं करेगा, और यहाँ पर तो 2 अभी क्लोज्ड में बना देते हैं। लाई कहाँ पर नहीं करने वाला है, इनके मिड में लाई नहीं करेगा, -2 से +2 के मिड में लाई नहीं करेगा। ओके, अब देखो जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बच्चों के साथ वो खेलते कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने और कह दिया भाई सॉल्व फॉर एक्स है, क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर एक्स, और एक तरफ दे दिया यहाँ पर कि साइन ऑफ e⁻x और इक्वल टू इधर दे दिया x+1/x, और कह दिया बताओ कि नंबर ऑफ सोल्यूशन सॉल्व फॉर एक्स, या तो एक्स की वैल्यू बताओ या फिर बता दो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे। दोनों ही अलग अलग चीज़ें, सॉल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स कितनी होंगी, मतलब एक वैल्यू होगी कि दो वैल्यू होगी कि तीन वैल्यू होगी, कितनी वैल्यूज़ होंगी वो भी बतानी है। तो अब देखो कैसे हमको इस तरह के क्वेश्चन पहचानने कैसे होंगे, कौन बताएगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर। टू सोल्यूशंस, ओके। और ओके, अब देखो मैं बताता हूँ, सबको ऐसे ही लगता है लेकिन मैं बताता हूँ ये कब गलत है जो बता रहा हूँ। अभी हमने जो ये कहानी पढ़ी उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कुछ, कि एक फंक्शन और उसका जो रिवर्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। -2 और 2 के बीच में पहली बात तो नहीं हो सकता, और हमेशा ग्रेटर देन 2 होता है। अगर हम मान लिया x की वैल्यू पॉजिटिव भी लेके चल रहे हैं तब भी ग्रेटर देन 2 होगा, या अगर निगेटिव भी लेके चल रहे हो तो -2 हो जाएगा। तो अभी हमें साइन के बारे में ज़्यादा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है कि साइन एक्स की अभी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बताई गई है, नेगेटिव नहीं। अभी हम मान के चल रहे नहीं पता हमको, वैसे तो बताई है मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम यही मान के चल रहे हैं। तो अगर हम LHS की बात करें, जो LHS है साइन e⁻x, तो ये साइन थीटा की तरह ट्रीट करते हैं इसको, ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू पढ़ी है सबने कि लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। हाँ -1, वैसे तो एग्जैक्टली -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन चलो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमें माइनस का आइडिया नहीं है अभी हमें, लेकिन तब भी साइन थीटा एक तो बात क्लियर है कि 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो RHS दिया हुआ है ये वैल्यू क्या देने वाला है कि x+1/x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो इसके सोल्यूशन कैसे मिलेंगे जब LHS जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, और जो RHS है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो क्या इनके इक्वल होने के कभी चांस है क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। आप जरूर इसका ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार।
तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात सभी को? एक और अच्छा इसका क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वैसे तो अब आप कर लेंगे। 2 to the power x और 2 to the power-x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पर दिया x² प्लस x/6, और कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, या x की वैल्यू क्या होगी। सोच समझ के बताना है, सोच समझ के बताना है, सोच समझ के बताना है, रुक के बताना है, आराम से बताना है, सोच समझ के। हाँ बोलिए बोलिए, सुनो। नो सोल्यूशन। देखो x की वैल्यू 0 रख के देखो जरा। होगा x=0 सोल्यूशन इसका? तो फिर है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है x=0। क्यों है उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों है। यहाँ पर एक फंक्शन और इसका रिवर्स ये लिखा हुआ है LHS में, एक फंक्शन 2 की पावर x है और एक उसका रिवर्स है 2 की पावर-x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अब बात करते हैं RHS की। RHS में कह रहा है 2 cos स्क्वायर, इसको हमने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, ये थीटा है, कोई एंगल ही तो है, कुछ और तो खास है नहीं। cos थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा भी लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा कि कुछ और होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 या 1 से कम है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 और 1 से कम होगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और क्या किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो RHS जो आया उसको हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। LHS जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 आ गया है, और RHS जो है वो लेस देन और इक्वल टू भी 2 है। तो इक्वल टू तो दोनों में मिल रहा है ना, इक्वल टू 2, और इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, ये लिखा हुआ इक्वालिटी होल्ड कब करती है, जब ये दोनों इक्वल करा दो। इक्वालिटी होल्ड तब करती है जब इन दोनों को इक्वल करा दो, x और 1/x को, तभी तो x=1 आया है। इसको इक्वेट कराओगे तो x² = 1 आएगा, तो x की वैल्यू +-1 आएगी। तो वही यहाँ पर देखो दोनों केस बने हैं। तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब इन दोनों को इक्वल करा दो। आ रही बात समझ में? तो 2 की पावर x और 2 की पावर-x कब इक्वल हो सकते हैं? अरे भाई जब x की वैल्यू 0 हो जाए, कि नहीं, जब x=0 होगा तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। सही है ये मेरी बात? हाँ भाई, क्योंकि 2 की पावर 0 1, 2 की पावर-0 भी 1, तो इसका मतलब x=0 अगर हम रखते हैं, कैसे हमको पता चला, वैसे तो डायरेक्ट देख के पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 ऐसे अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं तो देखते हैं कि LHS, और यहाँ पर 2 है इसलिए, अगर ये 2 नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन ये होता और साथ में इधर का इतना पार्ट होता और इधर इतना पार्ट होता, तो फिर नो सोल्यूशन हो जाता। ठीक है ना, अब बात समझ में आ रही? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें चीज़ें क्लियर होंगी, और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज़ है जिसके बारे में हमको आइडिया रखना है कि हाँ ऐसा होता है। अगर कोई फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा -2 से +2 के मिड में होगा, पहली बात, -2 से +2 के मिड में नहीं होगा, या अगर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, और अगर नेगेटिव है तो लेस देन और इक्वल टू -2। ओके, रहेगा याद ये? ओके, तो हम बात कर रहे थे एपी की। एपी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर T1 T2 T3 और T4, ये बहुत सारे टर्म Tn तक है, तो अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होता है। एपी की ये कंडीशन है।
कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो AP में होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, इन सबको D लेट कर लेते हैं। अभी और ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म और फार्मूला ये सब क्या होता है, सिर्फ हम एरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। AM एरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, सारे नंबर जितने भी हैं, जैसे 2 नंबर है तो 2 नंबर को प्लस करके बाई 2 कर दो। अगर मान लिया 3 नंबर की बात हो रही है तो A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 कर दो। ये AM की बात हो रही है, अरिथमेटिक मीन। अगर n नंबर है हमारे पास तो n नंबर में क्या हो जाएगा, सबको डिवाइड कर, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कर देते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n, ये हो जाता है एरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले। 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, n नंबर के लिए, किसी के लिए, सब इसी से बन जाने वाले हैं। अब अगर बात करें कि GP क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इसमें सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि T1, T2, T3 और ये Tn अगर हमारे पास है तो इसमें कॉमन, जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉमन रेशियो आर इक्वल, कॉमन रेशियो आर इक्वल, कॉमन रेशियो इसमें इक्वल होगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। मतलब T2 बाई T1, रेशियो का मतलब हो गया डिवाइड करेंगे, तो T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3, ये सारे इक्वल होने चाहिए और ये R के इक्वल। जैसे मान लीजिए हमारे पास सीरीज है 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इस तरीके की कोई सीरीज है, तो देखो यहाँ पर T2 बाई T1 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 बाई 1, फिर 3 स्क्वायर बाई 3 करोगे तो भी 3 मिलेगा, 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर करोगे तो भी 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये कॉमन रेशियो हमारा क्या मिल गया, 3। तो जब भी कभी हमें सीरीज चेक करनी होगी कि GP में है कि AP में है, तो AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल हम चेक करेंगे और GP में क्या होगा, कॉमन रेशियो। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी कि कॉमन रेशियो अगर इक्वल है तो वो GP में है और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो AP में हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है जी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ। हमें क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करना है, और ये सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। वो आर के इक्वल अगर आ जाती है, वो सेम आती है, तो वो जीपी में हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो सकता है कि सीरीज अलग से स्टार्ट हो रही, लेकिन सीरीज में जो है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करें, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करें, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें अब बात आती है GM की, कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो जैसे एरिथमेटिक मीन होता है, तो एरिथमेटिक मीन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देता है। वैसे ज्योमेट्रिक मीन के भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर। अब ज्योमेट्रिक मीन का पहले तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबर A और B हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ AB। अगर 2 नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ AB, A इंटू B। अगर 3 नंबर है हमारे पास, ABC है, तो इनके ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ AB। ठीक है। तो इसका मतलब अगर n नंबर है हमारे पास, A1 A2 A3 से लेके AN तक, तो इनके ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक, AN तक। मतलब उनका सबका प्रोडक्ट कर दो, और जितने का चाहिए, n नंबर है तो उनका nth रूट कर दिया, 3 नंबर है तो उनका क्यूब रूट कर दिया, A इंटू बी इंटू सी भी साथ में होगा, और अगर 2 नंबर है तो A और B कर दिया, जितने नंबर उनका मल्टीप्लाई और उन्हीं की पावर में कर दिया क्यूब रूट। ये भी तो अंडर रूट या 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर थे तो अंडर रूट, 3 नंबर थे तो क्यूब रूट, n नंबर है तो nth रूट हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है सभी को? अब देखो कोई पूछे कि भाई ये GM का फॉर्मूला कैसे बना, तो जो AM का फॉर्मूला है ना, वो कैसे बना था, AM का फॉर्मूला ऐसे बना था कि अगर हमारे पास 3 नंबर है, ये A नंबर है और एक नंबर B है, उसका एरिथमेटिक मीन A है, तो 2 नंबर के लिए कैसे बनता था उनका, ये जो फार्मूला एवरेज का बना है, ये ऐसे बना है कि अगर ये AP में है, R इन AP, अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये बन गया 2A इक्वल टू A प्लस बी। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर उसको जनरलाइज कर लिया गया, 2 के लिए ये तो 3 के लिए ये,
4 के लिए ये, ठीक है, n के लिए फिर ऐसे हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें जीपी में जीएम की, तो जैसे ए बी सी 3 नंबर है, उनको एपी में किया तो हमने ए बी और कैपिटल ए ले लिया। वैसे ही अगर हम जीएम की बात करें कि इसका मेथड क्या होगा, कैसे इसको प्रूव करोगे आप, तो ए और बी के बीच में एक नंबर जी लेट कर लिया और ये जो है वो जीपी में है। तो अगर जीपी में है तो क्या कंडीशन होगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो दो नंबर है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 3 नंबर होंगे तो क्यूब रूट करके उनको, तो इस तरीके से जनरलाइज कर लेंगे। बाकी पूरा तो हम चैप्टर अपने पूरे चैप्टर में तो करेंगे ही सारा काम। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है और इक्वालिटी भी है ए एम जी एम के ऊपर, उससे भी हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। और ये भी कई जगह काम आने वाला है, ए एम और जी एम का जो रोल है। वैसे तो एक और होता है हार्मोनिक मीन, उसको एच एम भी कहते हैं। हार्मोनिक मीन का भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। एच पी जो होती है, एच पी जो होती है वो रिवर्स ऑफ ए पी होती है, एच पी जो होती है वो रिवर्स ऑफ ए पी होती है। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक आइडिया केवल हम ले रहे हैं कि हाँ इनमें सब में क्या डिफरेंस है। मतलब एपी के लिए जैसे फार्मूले होते हैं ना, तो एचपी के लिए कोई नया फार्मूला नहीं याद करेंगे। जैसे हम एपी का सम याद करते हैं, एपी का एनएट टर्म याद करते हैं, जीपी का सम, जीपी के एनएट टर्म का सम, वैसे एचपी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी एचपी की सीरीज गिवन है उसको पहले 1 अपॉन में कर लेते हैं। एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका क्या नाम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 2/1 ए प्लस 1/, ये हो जाता है, रिवर्स करते हैं ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। एच पी के लिए क्या करते हैं, जो ए पी है टर्म, उसके जैसे एच पी का हमें कोई सम निकालना है, किस क्वेश्चन दे दिया कि एच पी दी है एक सीरीज, इसका 7 टर्म बताओ, तो हम पहले एच पी को पहले रिवर्स कर देंगे, तो ए पी में आ गई। ए पी में फिर 7 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, 7 टर्म का फॉर्मूला T7 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस। फिर 7 टर्म का जो आंसर आएगा वो एच पी का आंसर नहीं होगा, वो तो ए पी का आ गया, उसको भी फिर रिवर्स कर देंगे तो एच पी का आंसर आ जाएगा। तो जो हार्मोनिक मीन है उसमें भी कुछ ऐसा ही काम होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूले, डिराइव कहाँ से करेंगे वो तो अभी बाद में हम बातें सारी करेंगे, उस चैप्टर में तो करेंगे। अगर 2 नंबर है, 2 नंबर ए और बी है, तो उनके हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो 2/1/a प्लस 1/b होता है, ये होता है 2 नंबर का। जैसे उसमें होता है a प्लस बी अपॉन 2, तो इसमें उल्टा हो गया, पहले ए बी एच पी में रहे होंगे, उसको ए पी में कन्वर्ट किया गया होगा, तो 1/a प्लस 1/b रहा होगा। फिर 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 ए पी का ए एम बना होगा, फिर उसको रिवर्स किया गया होगा तो 2/1/a प्लस 1/b हो गया, ठीक है। 3 नंबर अगर हमें ए बी सी गिवन है, तो उनके हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होगा, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये एच एम का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमारे पास n नंबर है, a1 a2 a3 से लेके an तक, तो उनके हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला उनका हो जाएगा n/1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 अप टू डैश डैश 1/an, ये n नंबर के हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो रही कि कैसे मिलेगा ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। जी हाँ, लेकिन उससे फिर हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2ab अपॉन a प्लस बी, तो फिर आप उससे जनरलाइज करके 3 वाला नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने उसको जानबूझ के वहाँ पर एलसीएम नहीं लिया है, क्योंकि 2/1/a प्लस 1/b, 3 के लिए 3/1/a प्लस 1/, वैसे ये सही है। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। और ये कहाँ से आया, वहीं से जहाँ से एपी का आया, जहाँ से जीपी का आया। हमने पहले एपी का कैसे निकाला, दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दिया, जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल कर दिया, एचपी में भी वही काम करना है। एचपी में क्या होगा, कैसे प्रूव करोगे, एचपी में तुम ऐसे प्रूव करोगे कि ए बी सी जो है वो एचपी में है, या ए एच और बी, एच मानते हैं ना इसको,
एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं, ए एच और बी ये जो है वो एच पी में है, तो ए पी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/a 1/h और 1/b ये ए पी में हो जाएंगे। ए पी में हो गए तो कॉमन डिफरेंस इक्वल करा दिया, ये हो गया 1/b माइनस 1/h, 1/h को एक साथ कर लिया, 2/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, तो h इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b, देखो हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, खैर ये बातें हम अभी अपने वहाँ पर करेंगे उस चैप्टर में। अभी सिर्फ मुझे तुम्हें ये बताना था कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ये भी जेई वालों का फेवरेट टॉपिक है। उसमें क्या होता है, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं जेई के प्रीवियस ईयर के, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। आपको इनमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। ये आप अभी से बिल्कुल अपनी मेमोरी में फीड कर लें, ए एम जी एम और एच एम में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, एक तो रिलेशन होता है इक्वालिटी वाला रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये इतने काम का नहीं है, ये तो बहुत सभी लोग डिराइव कर ही लेंगे, क्योंकि ए के फार्मूला भी पता है, जी का भी पता है और एच का भी पता है। मेन जो दूसरा वाला है वो ये है कि ए एम, अच्छा ए एम जी एम और एच एम में सबसे बड़ा कौन सा होगा, कौन बताएगा, ए एम जी एम और एच एम में सबसे बड़ा कौन होगा, फिर उससे छोटा क्या होगा जी एम और एच एम में, फिर तो ए एम जो है वो सबसे बड़ा, उल्टा लगा दिया साइन, ए एम जो होगा वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा जी एम, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा एच एम। ए एम जी एम और एच एम की ये इनइक्वालिटी आप अपने मेमोरी में जरूर फीड कर लेंगे। तो सबसे बड़ा, अब इसका यूज़ क्या है, हाँ बताइए। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसको भी कर देता हूँ, जब इतना सब कर ही रहे तो इसको भी डिराइव कर ही लेते हैं। वैसे तो अगर आप कोई नंबर्स लेके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि अगर हमने कोई दो नंबर ले लिए, मान लो एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया जिसका अंडर रूट भी इजीली निकल आए, क्या लेना है, चलो एक नंबर हमने ले लिया 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8, चलो 2√2 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ए एम निकालोगे तो कितना आएगा इनका, 2 प्लस 4/2 कितना हो गया 3। इनका जी एम निकाल दो, जी एम कितना आएगा 2 × 4 √8, 2√2, 2 × 1.414, तो ये 3 से तो कम ही आएगा ना। और इनका एच एम निकाल देते हैं, 2 एच एम कितना हो जाएगा 2ab/a+b, अभी तो हमने लिखा था एच एम की वैल्यू क्या हो जाती है 2ab/a+b, तो ये बन जाएगा 2ab/a+b, तो 2 × 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2+4, तो 2 2 4, 4 4 16/4 और 2 6, 16/6, तो ये भी लेस, ये भी कितना आएगा 16, 6 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो गया 8/3, 2.66, चलो भाई ये भी कर लेते हैं, और ये 2.828, तो देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे बड़ा ए एम, फिर जी एम, और सबसे छोटा हो गया एच एम। जी हाँ, ये लिखा हुआ है, इसीलिए तो इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, ये जो इक्वल में लिखा हुआ है ए एम जी एम और एच एम, ये तभी के लिए लिखा हुआ है जब वो दोनों नंबर सेम होंगे। अगर ए इक्वल टू बी होगा तो उनका ए एम जी एम और एच एम बिल्कुल सेम आएगा। ये इक्वालिटी तभी तो बनी है कि ए एम जी एम और एच एम कोई पूछ ले हमसे कब इक्वल होगा, तो जब वो दोनों नंबर सेम ले लो, जैसे 4 और 4 ले लिया, 2 और 2 ले लिया, 3 और 3 ले लिया, तो उस समय उनके ए एम जी एम और एच एम तीनों इक्वल आएंगे। अगर इसको मान लिया, ये तो हमने वेरिफिकेशन किया है, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है। अगर हमें इसका बाकायदा प्रूफ चाहिए तो देखो क्या करोगे, ए एम और जी एम में अगर हम निकालना चाहते हैं तो तुम दूसरा अपने आप निकाल लेना। अगर ए एम माइनस जी एम में निकालूँ और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ए एम ग्रेटर देन एच एम है। अगर ए एम माइनस जी एम की वैल्यू मैं निकालूँ और ये प्रूव कर दूं कि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि भाई दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो पहले लिखा होगा वो बड़ा होगा, जो बाद में लिखा वो छोटा होगा, तभी तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है।
ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, अभी ऊपर लिखा हुआ है। टू हमने ले लिया एलसीएम, तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी हो गया। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू जीरो भी होगा, होगा कि नहीं। इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, जब रूट ए और रूट बी दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ए एम माइनस जी एम को हमने प्रूव कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि ए एम हमेशा क्या होगा, जी एम से बड़ा होगा। तो हमें जो प्रूफ करना था उसके लिए हमको इतनी कहानी बतानी पड़ी। हमने अभी जो सीखा था वो सेकेंड मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सेकेंड मेथड अभी हमने सीखा था ना कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होता है, वो इसी से बना हुआ है। कैसे बन गया, एक फंक्शन हमने ले लिया, एक नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 1/x, और हमें इनइक्वालिटी पता है कि ए एम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जी एम से बड़ा होता है। तो एक फंक्शन हो गया a प्लस बी बाई टू ए एम, और ये हो गया अंडर रूट जी एम, अंडर रूट ए बी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x प्लस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू 1/x। ये कट हो गया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिर्फ इसी को बताने के लिए ए एम जी एम और एच एम हमको पढ़ना पड़ा। खैर ये इंपॉर्टेंट है, हमारे काम के हैं कि ए एम जी एम और एच एम कब इक्वल होंगे। अच्छा ये जो हमने रिलेशन लिखा ये भी हमारे काम का है, ये कहे बेकार नहीं है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये किसी ने नहीं पूछा ये कैसे आ गया, कि समझ में आ गया कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच कैसे आया होगा। हाँ ये बहुत इजी है, इसमें क्या है कि भाई ए की वैल्यू भी पता है हमको, ए का मतलब है, सॉरी कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ। कैपिटल ए के बारे में जो ए एम है वो हमें पता है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी बाई टू। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी। और कैपिटल एच का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर तीनों डिराइव किए, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये कह रहा है कि जी स्क्वायर कर दो और इंटू ए एच कर दो, तो ए इंटू एच कर दो जरा। तो ए प्लस बी बाई टू इंटू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी तो कट हो गया, टू से टू भी कट हो गया, तो ये ए बी आ गया। और यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो ए बी की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर इक्वल टू एच आ गया। जी हाँ, अभी ऊपर बात हुई हमारी, अभी हमारी ऊपर एन टर्म तक के लिए पॉसिबल है, चाहे वो ए एम हो, चाहे वो जी एम हो, चाहे एच एम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सभी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। और ये आप लोग ज़रूर याद रखें, ये जितनी भी चीज़ें होती जा रही बेसिक्स में, ये आप डेली अपनी एक डायरी बना लें। उस डायरी में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, वो ज़रूर लिखते हुए चलें। और एक मोटी डायरी बनाएं, क्योंकि अगले 2 ईयर्स में वो पूरी की पूरी भरने वाली है। और कई बार क्या होगा कि हम जो एक चैप्टर करते हैं वो 15 दिन बाद फिर हम भूलना चालू कर देते हैं। उस डायरी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखें, सारे फार्मूले लिखें, और उनको डेली जो है वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जितना आपके पास टाइम हो, उसको ज़रूर एक बार पलट के देखते जाएं, फार्मूला रिवाइज करते जाएं, डेली का डेली ज़रूर। चाहे वो चैप्टर हमने 2 महीने पहले भी पढ़ा हो, एक बार उसके सिर्फ हमने फार्मूले देख लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, कभी भूलेंगे ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। ये अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि हम तो वो 6 महीने पहले पढ़ा था और उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी से आप एक ज़रूर बना लें, मैंने पहले दिन ये बताया हुआ सारा कुछ, आप ज़रूर एक डायरी बना लें। और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप ज़रूर बनाएं। मैथ्स के लिए तो बनाए बनाए, क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत सारे मिलने वाले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वो सारे का सारा कलेक्शन, क्योंकि कई सारी बुक्स आपकी हो जाएंगी अभी आगे चल के, हो सकता है नोटबुक बहुत सारा एक पूरा बंडल हो जाएगा, फिर कहाँ ढूंढते घूमेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसको जो है डेली का डेली देखना है। देखना मतलब पढ़ना है, सिर्फ देखना नहीं कि डायरी भर के रखी हुई है, हाँ देख लिया। ठीक है, तो उसको आप जब देखेंगे और करेंगे तो फिर आप सारे चैप्टर के टच में हमेशा रहेंगे और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, क्लियर हो रही बात मेरी? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमें वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और एक्स स्क्वायर बताना है। पहला है क्वेश्चन एक्स लेस देन 2, क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन है हमारा फाइंड एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, एक्स लेस देन 2 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो, बताओ फिर यहाँ पर क्या हो सकता है। लेस देन 4 का मतलब हो गया कि माइनस, लेस देन 4 का मतलब नेगेटिव में भी जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक सारा कुछ। जीरो से लेकर जीरो से 4, और 4 में ओपन इंटरवल और 0 में क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा कुछ। नहीं, पूरा आंसर अभी सही नहीं है, मतलब हम बोलेंगे कि इनकम्प्लीट है, गलत है, ये ऐसा बोल सकते हैं। और कुछ? अच्छा, इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 9 नहीं हो सकती? एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम 4 से कम क्यों ले रहे हो? एक्स की स्क्वायर की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है। हाँ, तो फिर एक्स की लेस देन 2 का मतलब नेगेटिव का तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा तो उसका स्क्वायर करो माइनस के नंबर का, तो प्लस नहीं हो जाएगा ये? तो फिर अब बता दो क्या होगा। 1 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1, ऐसा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की बोलो, ये सही बात है इनकी? ब्रेक कर लिया करो, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमें करने का मेथड क्या है, इसको हम ब्रेक करेंगे जीरो पे, क्योंकि कहानी जब स्क्वायर की होती है ना तो चेंज हो जाती है माइनस वाले नंबर के लिए। माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से लेकर 2 तक ले सकते हो, 2 पे ओपन रहेगा। अब इसका स्क्वायर करके देख लो, जब अगर x की वैल्यू 0 से 2 तक है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में 0 से ओपन इंटरवल में 2 तक है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू 4 ओपन इंटरवल में हो जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो फिर इसका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एक्स स्क्वायर तो 0 भी हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओपन इंटरवल में 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी, कि नहीं? और इन दोनों को अगर आपने साथ कर दिया, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है, तो फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से 4 तक थी, और 0 में ओपन भी था, 0 में क्लोज भी था, तो 0 से लेके और पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा रही, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी?
तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम गलत कर जाते हैं पक्का, या इनकम्प्लीट कर देते हैं। तो बस हमें इसी तरीके से कुछ शार्प रहना है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब तरफ अपने दिमाग को दौड़ाएं। बिल्कुल बहुत ईजी चीज़ें हम मैं पूछूंगा नहीं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले, सोचे फिर जवाब। अच्छा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो क्या होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा जो ऊपर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही तो पकड़ा दिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो वही सारी चीज़ें होंगी, -1 होगा, -1 से बड़ा लेना है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 सब हो सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो सब पॉजिटिव आएंगे। और 0 भी साथ में इंक्लूडेड है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो गया हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? चलिए, तो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज अभी इतना ही करते हैं। ओके।